हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लोटेशन चैप्टर को डिटेल में। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के प्रोवाइड किए जाएं। तो चलिए बात करते हैं फ्लोटेशन की। फ्लोटेशन जो है वो एक फ्लोटेशन जो वर्ड है ये एक वर्ड से बना है जिसका नाम फ्लोटेशन एक वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, और वो वर्ड क्या है? फ्लोट। वो वर्ड क्या है हमारे पास? फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। ठीक है, फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब ऑब्जेक्ट्स किसी लिक्विड पे क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और वो फ्लोट क्यों करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्यों पानी में सिंक कर जाता है, क्यों वो फ्लोट करता है। तो ये सब केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर बात करें फ्लोटेशन चैप्टर में, तो फ्लोटेशन चैप्टर में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आएगा थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आएगा थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो एक एक करके बात करते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हमने एक वर्ड सुना होगा फोर्स। ठीक है, ऑब्वियसली बातें सुना होगा क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो क्या था? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ऑब्वियसली बात है वो हमने पढ़ा है सबने। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। राइट, हमने यही तो पढ़ा है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थ्रस्ट की, अगर हम किसकी बात करते हैं दोस्तों? अगर हम थ्रस्ट की बात करते हैं, तो अगर हम किसी फोर्स को परपेंडिकुलरली अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम किसी फोर्स को नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये एक सरफेस है और इस सरफेस में नीचे की तरफ इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो देखो सरफेस ये है, फोर्स ऐसे है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मली का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अगर हम फोर्स को 90 डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे नॉर्मल या फिर जो परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो अगर हम फोर्स को 90 डिग्री के एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो कहलाता है थ्रस्ट। क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। तो आई थिंक थ्रस्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो फोर्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर इसी वजह से थ्रस्ट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि देखो थ्रस्ट जो है ना वो एक तरह से फोर्स ही है। अगर हम फोर्स को परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं तो वो थ्रस्ट कहलाता है, इतना ध्यान रखना है। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो थ्रस्ट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं प्रेशर की। देखो प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर क्या होता है कि अगर हम जितना फोर्स लगा रहे हैं या फिर जो थ्रस्ट है हमारा, ठीक है, फोर्स या फिर जो इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, अगर इसको हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा होता है प्रेशर। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो अगर हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो जो प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स के बराबर आ जाएगा या फिर थ्रस्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। मतलब एक यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स लगता है, जितना भी थ्रस्ट लगता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट क्या होता है बच्चों? कि जो फोर्स परपेंडिकुलरली लगता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री पे लगता है, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। और जो फोर्स किसी यूनिट स्क्वायर में लगता है, यूनिट स्क्वायर एरिया में लगता है, यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर में या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर लग रहा है, मतलब एरिया की वैल्यू अगर 1 है, तो जितना भी फोर्स लग रहा है वही फोर्स कहलाता है प्रेशर। क्या कहलाता है? प्रेशर। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? फोर्स जो थी वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, बट जो प्रेशर है वो कैसी क्वांटिटी है? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो ये प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू तो होती है, मैग्नीट्यूड तो होता है, बट डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, प्रेशर जो है वो हर एक डायरेक्शन में लगता है। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रेशर की यूनिट क्या होती है, देखो थ्रस्ट की यूनिट की हमने बात नहीं की, बट थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो थ्रस्ट भी तो फोर्स ही है, तो थ्रस्ट की यूनिट की भी क्या हो जाएगी? न्यूटन। लेकिन अगर हम प्रेशर की यूनिट की बात करें तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एरिया। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, या इसी को हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। ठीक है, नॉट रास्कल, पास्कल। तो प्रेशर की यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट, वो पास्कल होती है, या फिर इसी को हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों।
अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, कि जो प्रेशर होता है वो फ्लूइड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फ्लूइड जो होते हैं वो प्रेशर एग्जिट करते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो। देखो यहाँ पर बच्चे दो चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, फ्लूइड और लिक्विड। फ्लूइड की अगर हम बात करें तो फ्लूइड भी गैस भी होता है, ठीक है, और लिक्विड भी होता है। तो ध्यान रखना है, लिक्विड का मतलब जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती, और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो फ्लूइड होता है। तो लिक्विड भी फ्लो होता है और गैस भी फ्लो होती है, तो दोनों ही क्या होते हैं, फ्लूइड। तो इन दोनों में ही प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और दूसरा है फ्लूइड की हाइट। तो डेंसिटी और हाइट पे कैसे डिपेंड करता है, ये बात हम आगे जाके इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो फिलहाल हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर की कुछ एप्लीकेशन तो बिल्कुल बनती है जिससे कि हम प्रेशर को और अच्छे से और डीप में समझ सकते हैं। तो प्रेशर की एप्लीकेशन को समझने के लिए बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो यहां से हम सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में पहली एप्लीकेशन हम लेके चल रहे हैं, कटिंग ऑफ अ एप्पल बाय नाइफ। तो जब हम एप्पल को कट करते हैं ना नाइफ से, देखो नाइफ जो होता है वो दो तरफ से शार्प नहीं होता है, वो एक ही साइड से शार्प होता है। और हम हमेशा अगर किसी ऑब्जेक्ट को कट करना होता है तो शार्प साइड यूज करते हैं, ना कि वो जो मोटी साइड होती है उस वाली साइड को हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। इसका मतलब प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर एरिया कम हो जाएगा तो सेम फोर्स में ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस नोकीली साइड से, इस शार्प एज से अगर इसको कट करते हैं तो कम फोर्स में ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट कट हो जाएगा। लेकिन अगर हम मोटी वाली साइड से एप्पल को काटने की कोशिश करेंगे तो एरिया ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि मोटी वाली साइड का एरिया क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, मोटी होगी, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो इस वजह से हम कम फोर्स से काम कर लें, इस वजह से हम एप्पल को शार्प एज वाली साइड से कट करते हैं, ठीक है। बहुत इजी एग्जांपल है। अच्छा, अगर ये एग्जांपल समझ में नहीं आया तो इस वाले पे चलते हैं, ये बहुत इजी एग्जांपल है। जैसे प्रेशर जो होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है ना, अभी हमने बात करी। तो जो आपने देखा है स्कूल जो बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं वो थोड़ी ब्रॉड होती हैं, वो बिल्कुल एक थ्रेड की तरह नहीं होती, बहुत पतली पतली नहीं होती, क्योंकि अगर वो पतली होंगी तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। इसलिए स्कूल बैग्स बनाने वाले क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर, जो स्कूल बैग की ये जो स्ट्रिप है इसको थोड़ा चौड़ा बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ब्रॉड बनाते हैं। अब ये ब्रॉड होने की वजह से क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है इसका। और अगर एरिया बढ़ जाएगा, अब प्रेशर इन्वर्सली होता है एरिया के, तो अगर एरिया बढ़ जाएगा तो हमारे शोल्डर्स पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर प्रेशर कम लगेगा तो हम ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं अपने स्कूल बैग्स में, राइट। तो ये चीज होती है। सेकंड देखो, जो निडल्स होती हैं, निडल्स आगे से बिल्कुल नोकीली होती हैं, बिल्कुल हल्की सी होती हैं, क्योंकि अगर निडल्स आगे से थोड़ी मोटी होंगी ना तो जैसे ही वो हमारी स्किन में जाएंगी तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, हमें दर्द ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली होता है एरिया के। अगर आगे से निडल का एरिया जो है, ये टिप जो है, ये थोड़ी ज्यादा होगी तो एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। अब प्रेशर कम लगने की वजह से निडल अंदर जाएगी नहीं, ठीक है, निडल अंदर जा ही नहीं पाएगी क्योंकि प्रेशर तो लग ही नहीं रहा है, फिर हमें ज्यादा जान लगानी पड़ेगी निडल को अंदर डालने के लिए। तो इसी वजह से निडल का जो आगे का एरिया है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, बारीक, है ना। क्यों? क्योंकि एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा, तो हम हल्के से फोर्स से निडल को स्किन में इंसर्ट कर सकते हैं बिना दर्द हुए, है ना। तो ये रीजन हो जाएगा। कुछ और इसकी एप्लीकेशन है, जैसे आपने देखा होगा आर्मी के जो ट्रक्स होते हैं या फिर जो आर्मी के टायर्स होते हैं, ठीक है, ट्रक के ये टैंक के टायर्स होते हैं, ये काफी ब्रॉड होते हैं। तो ट्रक के टायर्स ब्रॉड क्यों होते हैं, या फिर जो आर्मी के टैंक होते हैं, ये टैंक काफी भारी होते हैं, और ये टैंक आमतौर पर रेतीले एरिया में ज्यादा चलते हैं ना। रेतीले एरियाज जो होते हैं वहां पर टैंक वगैरह ज्यादा यूज होते हैं। तो टैंक का वेट होता है ज्यादा, तो इस वेट की वजह से इसके जो छोटे छोटे टायर्स हैं ये रेत में धंसने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे इसको बचाने के लिए हम इनके टायर्स पे क्या करते हैं, एक बेल्ट लगा देते हैं। देखा होगा आमतौर पर टैंक्स के टायर्स में क्या लगी रहती है, एक बेल्ट लगी रहती है। अब ये बेल्ट के लगने से क्या होता है, एरिया ज्यादा हो जाता है। बेल्ट के लगने से एरिया क्या हो गया, ज्यादा। अब एरिया अगर ज्यादा हो गया तो प्रेशर लगेगा कम। अब अगर टैंक प्रेशर कम लगाएगा तो उसके धंसने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि प्रेशर कम लग रहा है ना। और अगर हम बेल्ट यूज नहीं करेंगे तो वो सीधे रेत में घुस जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा, है ना।
तो इस वजह से बेल्ट यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैक दिख रहा है, ठीक है, इसको बना देते हैं अच्छे से। देखो ये जो ट्रैक दिख रहा है ना, इस पे तो ट्रेन चलती है, इस ट्रैक पे तो ट्रेन चलती है। तो ये जो लकड़ी के पीस लगा रखे हैं, इसका क्या कारण है, या जो ये पत्थर लगा रखे हैं, इसका क्या कारण है? देखो, अगर हम सिंपल ग्राउंड में रेलवे के ट्रैक्स जो ये होते हैं लोहे के, इसको अगर हम बिछा देते हैं, तो जैसे ही ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगी, तो ट्रेन का वेट है ज्यादा। अब ये जो लोहे के ट्रैक्स हैं, इनका एरिया है कम, ठीक है, देखो कितना कम एरिया है। अब एरिया कम होने की वजह से जैसे ही ट्रेन इनके ऊपर से जाएगी, प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई होगा इनके ऊपर, और ये तो पाताल में चले जाएंगे सीधे, है ना। ये क्या होगा, पाताल में निकल जाएंगे। तो इनको पाताल में जाने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहां पर रेलवे की लाइंस बिछनी होती है, वहां पर पहले हम छोटे छोटे स्टोन्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उन स्टोन्स के ऊपर इस तरह से लकड़ी के पीस इस तरह से, या लोहे के पीस इस तरह से लगाते हैं, और फिर इसके ऊपर रेलवे लाइन बिछाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो रेलवे लाइन पे वेट पड़ रहा था, अब वो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अब वो वेट ज्यादा एरिया में अप्लाई होगा, और ज्यादा एरिया में अप्लाई होगा। अगर एरिया बढ़ा दिया गया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगी तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। सेम सीनरियो होता है बच्चों बिल्डिंग की, जब हम फाउंडेशन भरते हैं। आपने देखा होगा जब हम घर बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हम इतना बड़ा घर बनाना है, तो इतने बड़े घर बनाने के लिए इतने चौड़े में फाउंडेशन भरी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये फाउंडेशन भरी और इसी के ऊपर घर बना दिया इस तरह से, ऐसा देखा है कभी? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिर एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये घर सीधे पाताल लोक में चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, घर के नीचे की जो फाउंडेशन है उसको थोड़ा चौड़ा भरा जाता है। मान लो इतनी चौड़ी अगर नींव भरी जाती है, तो उसके ऊपर इतनी चौड़ी दीवार खड़ी की जाती है, ताकि दीवार का एरिया क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जो उस पर प्रेशर पड़े वो ज्यादा एरिया होने की वजह से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और उस पर प्रेशर कम पड़े। तो इसीलिए बिल्डिंग बनाने से पहले उनकी बहुत चौड़ी फाउंडेशन भरी जाती है, क्योंकि जो बिल्डिंग का फोर्स है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, प्रेशर कम अप्लाई हो, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन है हमारी प्रेशर की, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम आते हैं नए टॉपिक पे, जिसका नाम है बोयेंसी। तो यहाँ पर हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, एक तो होता है बोइंट फोर्स, और एक होती है बोयेंसी। देखो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, नहाते तो सब बच्चे ही हैं ना, अब ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो ना नहाता हो। तो अगर सब बच्चे नहाते हैं तो ये एक बकेट है, ठीक है, ये क्या है, एक बकेट है। अब इस बकेट में क्या हो रहा है, इस बकेट में पानी है इस तरह से, ठीक है। अब नहाते समय सब बकेट में पानी भरते हैं। अब कभी इस बकेट में एक मग लेना, और उस मग को इस तरह से हाथ से पानी के नीचे लेके जाना, बकेट में बिल्कुल नीचे तक लेके चले जाना, ठीक है। ये आपने यहाँ पे मग यहाँ पे पहुंचा दिया, ये आपने यहाँ पे मग इस तरह से पहुंचा दिया, ठीक है, अपने हाथ के थ्रू, और यहीं पे पकड़ रखा है, मग को बिल्कुल नीचे ले जा लिया बकेट में हाथ से, और एकदम से उसको छोड़ दिया है। फिर तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये मग देखना, ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो ये ऊपर की तरफ क्यों आता है, क्योंकि इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और उसी अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बॉइंट फोर्स। और इस फिनोमिना को बोलते हैं बॉयंसी। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, बॉयंसी। तो अगर कभी भी अब बॉयंसी या फिर बॉइंट फोर्स की बात होगी, तो ये नहाने वाला एग्जांपल ध्यान रखना है, ठीक है। बकेट में जब मग को, सबने किया होगा ये एक्सपेरिमेंट, तो नहाते टाइम अगर मग को बकेट में नीचे तक लेके जाते हैं, एकदम से छोड़ते हैं, तो वो मग क्या होता है, एकदम से ऊपर की तरफ आना शुरू कर देता है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बॉयंसी। क्या बोलते हैं, buoyancy। तो हमेशा ध्यान रखना है कि whenever an object is immersed in a fluid, तो weight of a body acts in downward direction, ठीक है। जब हम इसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो इसका भी तो एक वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, mg। वो किसके बराबर होगा, mg। और इसी वेट के अपोजिट ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट लगता है। क्या लगता है, अपथ्रस्ट लगता है। अपथ्रस्ट का मतलब होता है अपवर्ड फोर्स लगता है, और इसी अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स। क्या बोलेंगे, बॉइंट फोर्स। और इस फिनोमिना को बोलते हैं बॉयंसी। क्लियर हुआ, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, बॉयंसी बोलते हैं। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि बॉइंट फोर्स क्या होता है और बॉयंसी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, हमने प्रेशर के बारे में जब हमने बात की थी, तो हमने एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना हम छोड़ दिया था। देखो यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर,
तो बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। देखो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर भी तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, एटमॉस्फेयर और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, तभी भी हमें फील नहीं होता। इसके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, बैरोमीटर। लेकिन अगर कोई बोलता है कि विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस, अगर किसी बोतल में या किसी कंटेनर में गैस है, प्रेशर ऑफ अ गैस, तो उस गैस का प्रेशर अगर मेजर करना है तो कौन सी डिवाइस यूज होगी, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसमें भी बैरोमीटर ही लिख के आते हैं आंसर, तो इसका आंसर बैरोमीटर नहीं है, इसका आंसर मैनोमीटर है। इसका आंसर क्या है, मैनोमीटर। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करना है तो बैरोमीटर यूज होता है, और अगर गैस के प्रेशर को मेजर करना है तो मैनोमीटर यूज होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, तभी बात बनेगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक वही है कि बॉयंसी क्या होता है और बॉइंट फोर्स क्या होता है। तो हमने बात करी, जब हम किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो उसका एक तो वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक उस पर अपर की तरफ फोर्स भी लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स भी लगेगा, और उसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, या फिर उसको बोलते हैं बॉइंट फोर्स, और उस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं बॉयंसी, ठीक है। अब देखो, जो ये बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं, ये अपथ्रस्ट दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है उस बॉडी की वॉल्यूम पे, कि जिस बॉडी को हम डुबो रहे हैं उसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। वॉल्यूम तो पता है ना सबको, वॉल्यूम क्या होती है, अंदर का पूरा होलो पोर्शन है ना, वो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। तो उस बॉडी की वॉल्यूम कितनी है, और सेकंड उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है। देखो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, वॉल्यूम किसकी, बॉडी की जिसको डुबो रहे हैं, और डेंसिटी किसकी, उस फ्लूइड की जिसमें डुबो रहे हैं। तो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये मग जो है वो कितना बड़ा है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, एक इस चीज पर डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज क्योंकि काम आएगी बहुत ज्यादा। अभी देखो इसको हम एक तरह से हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं। अभी देखो प्रूफ तो क्या, इसको सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला कि ये बॉइंट फोर्स जो है वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी ही ज्यादा वॉल्यूम होगी, और जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ही ज्यादा बॉइंट फोर्स होगा। इसी वजह से तो जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, ठीक है, जो समुद्र में जाती हैं, ओशियन में बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, क्रूज शिप्स होती हैं, वो उसमें डूबती नहीं है। क्यों, क्योंकि क्रूज शिप की जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उस वजह से उसके ऊपर बॉइंट फोर्स लगता है, और उस बॉइंट फोर्स की वजह से क्या होता है, वो शिप ऊपर। डिस्कस करेंगे शिप वाले एग्जांपल को, अभी मैं सिंपल समझा रहा हूँ। सेकंड है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी पे। तो इसका एग्जांपल देखो क्या होता है, अगर हम नॉर्मल किसी रिवर में जाते हैं, तो रिवर में अगर हम कूदते हैं, ठीक है, किसी लेक में कूदते हैं, तो हम उसमें डूब जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है हम डूबेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा वेट जो है वो ज्यादा है, और अपवर्ड फोर्स क्या, बॉइंट फोर्स तो लगेगा हम पे। वो बात आपकी सही है कि बॉइंट फोर्स तब भी तो लगेगा, लेकिन उस केस में जो बॉइंट फोर्स होगा वो वेट से कम होगा, वेट ज्यादा होगा और बॉइंट फोर्स कम लग रहा होगा। लेकिन जब हम डेड सी में जाते हैं, जब हम किस में जाते हैं, एक सेकेंड ना, जब हम डेड सी में जाते हैं, जब हम डेड सी में जाते हैं, तो डेड सी में जो होती है इसकी डेंसिटी जो होती है, डेड सी की जो डेंसिटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है। अब डेड सी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इस पे अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है, वेट से भी ज्यादा लगता है अपवर्ड फोर्स। तो इस वजह से कोई भी पर्सन जो है वो डेड सी में डूबता ही नहीं है, ऊपर ही तैरता रहेगा, ऊपर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ऊपर आराम से लेट सकते हो डेड सी में, डूबोगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं डूबते, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगता है, बॉइंट फोर्स ज्यादा लगता है, इस वजह से उसमें डूबते नहीं है। क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेड सी की डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है बाकी सब सी के मुकाबले, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है ढूंढ के। चलो सेकंड हम बात करते हैं बॉयंसी के बारे में ही।
तो यहाँ पर हमें 3 केसेस पढ़ने हैं, पॉजिटिव बॉयंसी, नेगेटिव बॉयंसी और न्यूट्रल बॉयंसी। देखो अभी हमने बात करी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्ज करते हैं तो उस पर 2 तरह के फोर्स एक्ट करते हैं। एक तो उसका वेट एक्ट करता है नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ जी लिख रखा है, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब है वेट। और एक ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। ठीक है, तो 3 केस दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है। तीनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट केस में पॉजिटिव बॉयंसी कब होती है? सपोज करो कि जो बॉइंट फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है वेट से, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, बॉडी जो होगी, बॉडी विल फ्लोट ऑन सरफेस, बॉडी विल फ्लोट ऑन सरफेस, बॉडी सरफेस पे आके फ्लोट करेगी। तो आपने बहुत बार देखा होगा किसी रिवर में या किसी ओशियन में उसके सरफेस पे कोई चीज फ्लोट कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि उस केस में अपथ्रस्ट ज्यादा है और वेट कम है। अब सेकंड केस क्या होता है? अच्छा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव बॉयंसी। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बॉयंसी। अब सेकंड केस क्या होता है कि लेट से जो बॉइंट फोर्स है वो बहुत कम है, वेट ज्यादा है। अब वेट ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कम है, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी जो होगी वो सिंक कर जाएगी, बॉडी विल सिंक एट द बॉटम, टू द बॉटम। ठीक है, बॉडी विल सिंक, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव बॉयंसी, नेगेटिव बॉयंसी। अच्छा, थर्ड केस क्या हो सकता है कि दोनों का वेट बराबर हो, बॉइंट फोर्स जितना लग रहा है उतना ही वेट है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बॉडी फ्लोट करेगी, बॉडी विल फ्लोट, बट कहां पे? विद इन वाटर। ठीक है, बॉडी विल फ्लोट विद इन लिक्विड, पानी के अंदर ही कहीं बीच में बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉयंसी। बॉइंट फोर्स क्या हो गया इस केस में? न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल बॉयंसी इसको हम बोलते हैं। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। 3 तरह के केस होते हैं। देखो आपने सबने ये तो जान लिया है कि बॉयंसी क्या होती है और बॉइंट फोर्स क्या होता है, पर किसी के दिमाग में क्या ये चीज आई है कि ये ऊपर की तरफ फोर्स लगता क्यों है? ये ऊपर की तरफ फोर्स लगता क्यों है? ठीक है, ये अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आया। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि ऊपर की तरफ फोर्स क्यों ज्यादा लगता है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी कोज ऑफ अपथ्रस्ट, कोज ऑफ अपथ्रस्ट। देखो बच्चों, कोज ऑफ अपथ्रस्ट जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत प्रेशर के बारे में, क्योंकि प्रेशर के बारे में अभी हम ज्यादा नहीं जान पाए। हमने नॉर्मल जाना है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट क्या हमने इसके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन किया अभी तक? नहीं। तो अब हम फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, और फोर्स किसके बराबर होता है? m इंटू ए। तो यहां पर ए की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। अब मास किसके बराबर होता है? मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर अपॉन ए। और वॉल्यूम किसके बराबर होती है? एरिया इंटू हाइट के बराबर, रो जी अपॉन ए। तो अगर यहां से ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? रो जी एच के बराबर। ठीक है, अब देखो एक बार इसको रिपीट करते हैं हम। यहां पर रो क्या है? रो का मतलब है डेंसिटी, बट ये किसकी डेंसिटी है? ये उसकी डेंसिटी होगी जिसका मास होगा, क्योंकि मास को ही तो हमने लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और यहां पर जो डेंसिटी है, अच्छा चाहे ये डेंसिटी बॉडी की हो या ये डेंसिटी लिक्विड की हो, बट किसी भी पर्टिकुलर बॉडी या किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए तो ये डेंसिटी कांस्टेंट होगी ना, हमें तो ये जानना है। और जी क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी क्या होगा? ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये भी कांस्टेंट होता है 9.8। ठीक है, इतना क्लियर है। बट क्या हाइट कांस्टेंट होती है? हाइट कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। ये है हाइट ऑफ बॉडी या डेप्थ ऑफ बॉडी। एच को हम लिखते हैं एच है, बट एक्चुअली में ये होता है डेप्थ ऑफ बॉडी, डेप्थ ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी कितनी गहराई में है पानी में, क्योंकि पानी आसमान में थोड़ा ना होता है, पानी तो नीचे होता है, तो नीचे के लिए हम डेप्थ वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, देखो इसको अच्छे से हम समझते हैं पहले। देखो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, तो रो डेंसिटी कांस्टेंट है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। यहां पर वेरिएबल क्या है? एच वेरिएबल है। इसका मतलब अगर एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई होगा, और अगर एच की वैल्यू कम होगी तो प्रेशर भी कम अप्लाई होगा। ठीक है, बस अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो अपथ्रस्ट का भी कोज समझ में आ गया। देखो क्योंकि अपथ्रस्ट का कोज अगर हमें समझना है तो हम इस तरह से एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, इस कंटेनर में हम एक बॉक्स, इस कंटेनर को पानी से फिल कर दिया हमने। ठीक है, और इसमें हमने एक बड़ी सी बॉडी को इस तरह से डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कंटेनर में क्या है? पानी है। तो देखो इस कंटेनर की सरफेस से हाइट कितनी है ऊपर वाले पोर्शन की? h1।
और नीचे वाले पोर्शन की हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, h2। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, h1, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, h2। तो एक तो ऊपर की तरफ से फोर्स लग रहा है और एक नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है। अब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, देखो ये वाली हाइट कम है, तो अगर ये वाली हाइट कम है तो हाइट कम होगी तो प्रेशर भी कम लगेगा। अभी हमने बोला ना, तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसकी वैल्यू P1 मान लेते हैं, और नीचे की तरफ से जो प्रेशर लग रहा होगा इसकी वैल्यू P2 मान लेते हैं। तो आप खुद बताओ कि किस साइड पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। ऊपर वाली साइड की हाइट बस h1 है, डेप्थ h1 है, और नीचे वाली ये जो नीचे वाली बॉडी की नीचे वाला पोर्शन है इसकी हाइट कितनी है सरफेस से, h2 है। तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उस साइड पे प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई होगा। तो इस वाले बॉटम की हाइट जो है वो ज्यादा है ऊपर से सरफेस से, तो इस साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे सिंस h2 इज ग्रेटर देन h1, तो इस वजह से जो P2 की वैल्यू है वो भी ज्यादा होगी P1 से। समझ में आया। तो अब आप लोग खुद बताओ कि अगर P2 की वैल्यू ज्यादा होगी, P1 की वैल्यू कम होगी, तो बॉक्स जाएगा कहाँ, ऊपर से कम फोर्स लग रहा है, नीचे से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ ही तो लगेगा। और इस ऊपर वाले फोर्स को ही हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ से क्रिएट हो रहा है, समझ में आया। क्योंकि दोनों साइड जो होती है बॉडी की, अपर और लोअर, दोनों पे बराबर फोर्स बराबर प्रेशर नहीं अप्लाई होता है। एक पे कम प्रेशर अप्लाई होता है, एक पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि एक की हाइट कम है, एक की हाइट ज्यादा है, तो इस वजह से प्रेशर में डिफरेंस आता है, और इसी प्रेशर के डिफरेंस को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा अपथ्रस्ट क्या होता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आर्किमेड्स प्रिंसिपल, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है आर्किमेड्स प्रिंसिपल। तो देखो आर्किमेड्स प्रिंसिपल को समझते हैं। आर्किमेड्स प्रिंसिपल को हम समझते हैं। देखो आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब देखो एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ऊपर तक क्या है, इसमें पानी फिल है इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस कंटेनर में एक बॉडी को इमर्ज कर दिया, या तो पूरा डुबो दो, कंप्लीट डुबो दो, या थोड़ा बहुत डुबो दो। तो जो द फ्लूइड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी, तो फ्लूइड क्या करेगा, बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसे हमने एक बॉडी को क्या किया, यहां पर हमने एक बॉडी को डाल दिया, इसका मास है m। तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। ऊपर जो फ्लूइड फोर्स लगाता है बॉडी पे वो अपथ्रस्टित होता है, और जो बॉडी फोर्स लगाती है वो वेट होता है। तो फ्लूइड जो है वो एक ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगाएगा, और अपवर्ड फोर्स को तो हम अपथ्रस्ट बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं ना, ऑन द बॉडी विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड। तो जो भी ये फ्लूइड इस बॉडी पे अपथ्रस्ट लगाएगा, इस अपथ्रस्ट की जो वैल्यू होगी वो बराबर होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। अब इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको कहूं, आपके पास एक स्विमिंग पूल दे रखा है मैंने, और वो स्विमिंग पूल जो है वो पूरा कंप्लीटली पानी से भरा हुआ है, सरफेस तक भरा हुआ है। अब मैं कहूंगा कि मेरे पास एक हाथी है, ठीक है, एक एलिफेंट है, और इस एलिफेंट को अगर मैं पूल में डाल देता हूँ किसी तरह धक्का देके, हालांकि जा नहीं सकता है, लेकिन अगर चलो कि कुछ कोशिश करके उसको पूल में इस तरह से धक्का दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब एलिफेंट पूल में जाएगा तो एलिफेंट पे भी तो एक बॉइंट फोर्स लगेगा, एलिफेंट पे भी तो एक बॉइंट फोर्स लगेगा ना। तो वो बॉइंट फोर्स किसके बराबर होगा, तो एलिफेंट के पूल में जाने से जो पूल का पानी बाहर आया है उस पानी का वेट कैलकुलेट कर लो, जितना भी उस पानी का वेट होगा उतना ही एलिफेंट पे बॉइंट फोर्स लगेगा। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो एलिफेंट वाले से समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने क्या कहा, एक पूल है, ऊपर तक फिल है, ठीक है, कई बच्चे ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं ना अपना कि पूल आधा ही हुआ अगर तब, तो पूल ऊपर तक फिल है कि अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा थोड़ा सा। तो हमने अगर उसमें एलिफेंट को डाल दिया तो एलिफेंट पे भी तो बॉइंट फोर्स लगेगा, तो एलिफेंट पे जो बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट लगेगा वो किसके बराबर होगा, एलिफेंट के अंदर जाने से जितना भी पानी बाहर आया है ना उस पानी का वेट कैलकुलेट कर लो, तो जितना भी उस पानी का वेट होगा वही होगा हमारा बॉइंट फोर्स के बराबर। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है।
इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसको हम प्रूव करना भी सीखेंगे ऑब्वियसली। जो आर्किमिड्स प्रिंसिपल है इसको हम प्रूव भी करके देखेंगे, ठीक है। चलो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं, प्रूफ करने के लिए इसको थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं हल्का सा, ठीक है। एक बड़ा कंटेनर लेंगे, एक बड़ा कंटेनर हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ड्रॉ कर लेते हैं पहले हमें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं इस तरह से, क्योंकि देखो डायग्राम जितना सुंदर बनेगा समझ में उतना ही बेटर आएगा। तो डायग्राम बनाते वक्त हम थोड़ा भी रिस्क नहीं लेंगे। इस कंटेनर में क्या है, पानी है, इस तरह से इस कंटेनर में क्या है, पानी है। और इस कंटेनर में हमने क्या किया है, इस कंटेनर में हमने एक बॉडी को, एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी ले लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी को इस तरह से डुबो दिया है। अब हाथी तो हम बना नहीं सकते यहाँ पे, तो हमने एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी ले ली है इस तरह से। सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी इसलिए ली, इसमें समझाने में थोड़ा इजी पड़ जाता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप की हमने बॉडी ले ली। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये साइड है ए, ये साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड ले लेते हैं सी, और ये साइड ले लेते हैं डी, ठीक है। अब सरफेस से इस वाले पोर्शन की जो हाइट है इसको हम ले लेते हैं h1। कितनी ले लेते हैं, h1। और सरफेस से जो इस वाले पोर्शन की हाइट है, इस वाले पोर्शन की, इसको हम मान लेते हैं h2। कितना मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। और इस सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, h। तो अगर h2 माइनस h1 करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर। अब जाहिर सी बात है, जब हम बॉडी को पानी में डुबोएंगे तो बॉडी का एक वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जिसकी वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा F1। और इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक ऊपर की तरफ भी तो फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स F2, ठीक है। वेट की वजह से नीचे जाएगा तो F1 फोर्स वो वेट की वजह से, और बॉइंट फोर्स क्या हो जाएगा, F2, ठीक है, ऊपर की तरफ लगेगा। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ठीक है, ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन ए बी साइड पे कितना प्रेशर लग रहा है, एट हाइट या एट डेप्थ H1 डेप्थ पे, मतलब H1 डेप्थ पे इस ए बी वाली साइड पे कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। तो रो जी और एच की जगह आ जाएगा H1। क्लियर हुआ। तो अगर प्रेशर इतना है तो प्रेशर की वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा। अब देखो प्रेशर किसके बराबर हमने पढ़ा है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर कोई फोर्स का फॉर्मूला पूछेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कितना है, फोर्स अगर हमें निकालना है F1, ये तो P1 है प्रेशर, तो F1 अगर निकालना है तो P1 इंटू A1 हो जाएगा। तो P1 कितना है, H1 रो जी, ये लिखा ना H1 रो जी इंटू A कर देंगे, तो ये आ गया हमारा फोर्स, ठीक है। और सिमिलरली जो F2 की वैल्यू है, अब हम पूरा नहीं करके दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, F2 की वैल्यू हो जाएगी H2 रो जी ए। अब ए इसलिए सेम है क्योंकि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस साइड का होगा उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे वाली साइड का भी होगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे अप थ्रस्ट निकालना चाहें, अप थ्रस्ट अगर हम बॉइंट फोर्स निकालना चाहें तो वो कैसे निकलता है, F2 माइनस F1, क्योंकि नीचे की तरफ से फोर्स ज्यादा लगता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो अगर हमें बॉइंट फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो नीचे की तरफ माइनस ऊपर की तरफ का फोर्स है ना, तो F2 माइनस F1। तो ये अगर हम करते हैं तो B इज इक्वल्स टू F2 की वैल्यू हो जाएगी रो H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो B इज इक्वल्स टू, अब जो यहां से कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से बचेगा H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 और रो जी ए यहां से हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो H2 माइनस H1 रो जी ए हमारा यहां से बच जाएगा। अब आप लोग डायग्राम में देखो, डायग्राम में अगर हम देखें तो H2 माइनस H1 किसके बराबर है, सो इफ वी सी एट द फिगर, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू H, ठीक है। अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें तो लुक एट द डायग्राम, तो सो डायग्राम में H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू H, ठीक है। ये देखो ये H1 है, ये H2 है सॉरी, और ये H1 है, तो H2 माइनस H1 किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा H रो जी ए। बट आप लोग कहोगे ये कहां से प्रूफ हुआ, हमें तो mg के बराबर प्रूफ करना है, क्योंकि वेट क्या होता है mg। तो बिल्कुल इसको प्रूफ करते हैं mg के बराबर। देखो
ये जो एरिया इंटू हाइट है ये किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास के बराबर होती है। तो हो तो गया प्रूफ, B इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया कि जो बॉइंट फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स होता है वो mg के बराबर होता है। तो यहां से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा आर्किमेड्स प्रिंसिपल प्रूफ हो चुका है अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो यहां से हमने सीखा आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है, ठीक है, उस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो किसके बराबर होगा? उस बॉडी के पानी लिक्विड में जाने से जितना लिक्विड बाहर आया होगा कंटेनर से, उस लिक्विड का जो बाहर आया है उसका वेट कैलकुलेट कर लो, तो उस वेट के बराबर ही बॉइंट फोर्स उस पर लगने वाला है। क्लियर हुआ इतना? अब हम जानते हैं कुछ रैंडम एग्जांपल्स, जैसे शिप का एग्जांपल लेते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, कभी कभी हमारे माइंड में आता है ना कि कभी कभी क्या आता है माइंड में कि यार इतनी बड़ी बड़ी शिप्स जो होती हैं वो वाटर में, ओशियन में कैसे टिक जाती हैं, वो डूबती क्यों नहीं है? ये चीज तो आती है कि वो डूबती क्यों नहीं है पानी में, इतनी बड़ी शिप। अगर हम छोटी छोटी चीजों को अगर पानी में फेंके तो वो तो सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं, हम खुद डूब जाएंगे, लेकिन शिप क्यों नहीं डूबेगी? तो शिप क्यों नहीं डूबेगी, देखो, अब शिप नहीं डूब रही है इसका मतलब इस पे जो बॉइंट फोर्स है वो बहुत ज्यादा लग रहा होगा इसके वेट के मुकाबले, है ना। ये नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है। अब ना डूबने का कारण एक ही है कि जो बॉइंट फोर्स है वो ज्यादा होगा वेट से, बॉइंट फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा वेट से। अब ये निकालते हैं कि ये जो बॉइंट फोर्स है ये ज्यादा क्यों होगा, ये ज्यादा क्यों होता है? देखिए, शिप अगर पानी में तैर रही है तो जाहिर सी बात है कि जो बॉइंट फोर्स होगा वो या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा, किससे? वेट के। अब ज्यादा होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बराबर तो होना ही चाहिए, भी तो मिनिमम कंडीशन है। तो दरअसल होता क्या है कि जब शिप पानी में जाती है ना तो शिप का जो पोर्शन होता है जो पानी को डिस्प्लेस करता है, वो जो वेट होता है ना, उस वेट का जो जो लिक्विड शिप ने डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का जो वेट होता है वो शिप के वेट के बराबर होता है। देखो, शिप का वेट मान लेते हैं कितना है, शिप का वेट है 10, तो अब बॉइंट फोर्स भी कितना लगना चाहिए शिप पे? 10 का लगना चाहिए। अगर वेट 10 न्यूटन है तो बॉइंट फोर्स भी कितना लगना चाहिए? 10 न्यूटन। और बॉइंट फोर्स 10 न्यूटन होगा, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि शिप के पानी में जाने से शिप ने जितना पानी डिस्प्लेस किया है उस पानी का वेट कैलकुलेट कर लो, तो उस पानी का जो वेट होता है वो 10 न्यूटन ही होता है या उससे ज्यादा होता है। तो बॉइंट फोर्स ज्यादा हो जाता है वेट से, इस वजह से शिप जो होती है वो फ्लोट करती है। अब देखो, सेकंड रीजन क्या होता है, शिप के अंदर जो होते हैं वो खाली कमरे होते हैं, ठीक है। शिप भरी हुई थोड़ी ना होती है, सॉलिड थोड़ी ना होती है। शिप भले ही आयरन स्टील से बनी हुई होती है बट उसके अंदर होलो स्पेस होता है बहुत ज्यादा, और वो होलो स्पेस की जो इतनी वॉल्यूम में होलो स्पेस होता है ना कि वो शिप की जो एवरेज डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। तो अगर डेंसिटी कम होगी तो लाइट वेट होगी, और लाइट वेट होगी तो वो पानी में फ्लोट करती है। अच्छा, अब दिमाग में ये भी सवाल आता है कि इतने सारे ओशियंस हैं, अब शिप तो हर एक ओशियन में जाती है, अब किसी ओशियन की डेंसिटी कम होती है, किसी ओशियन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसी वजह से देखना, किसी किसी ओशियन में शिप इतना पानी के अंदर रहती है, और जहां पर पानी की डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी कम हो जाएगी, वहां पर शिप इतनी डूब जाती है। जहां पर पानी की डेंसिटी और कम होगी वहां पे शिप थोड़ा और डूब जाएगी, और जहां पर पानी की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी वहां पर शिप थोड़ा और ऊपर उठ जाती है। तो इस वजह से डेंसिटी से फर्क पड़ता रहता है शिप की, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारा सबमरीन के साथ। सबमरीन जब सरफेस पे रहती है तो और उसे नीचे जाना पड़ता है, ओशियन में बिल्कुल डीप में जाना पड़ता है, तो सबमरीन क्या करती है, अपने अंदर जो एक होलो स्पेस होता है पानी को भरने के लिए, उसमें पानी फिल करना शुरू कर देती है। देखो, ये ब्लू ब्लू कलर का पानी फिल कर रखा है ना, तो सबमरीन क्या करती है, पानी फिल करना शुरू करेगी। तो सबमरीन जैसे ही अपने अंदर पानी फिल करती है तो सबमरीन का वेट बढ़ जाता है और इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से सबमरीन बिल्कुल बॉटम पे ओशियन में जाके क्या होती है, सिंक कर जाती है और वहां पे चलती रहती है। लेकिन जैसे ही उसे सरफेस पे आना होता है तो वो सारा पानी एयर प्रेशर की मदद से क्या करती है, बाहर कर देती है खुद से। तो जैसे ही वो सारा पानी बाहर फेंक देगी वो हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो धीरे 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 ऊपर उठना शुरू हो जाती है और सरफेस पे आ जाती है। तो सबमरीन भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। सेकंड होता है आइसबर्ग। देखो, आइसबर्ग कभी भी पानी में डूबता नहीं है, फ्लोट करता रहता है, ठीक है। आइसबर्ग क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि आइसबर्ग के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है, आइसबर्ग जमीन से जितना ऊपर होता है ना उसका 10 गुना तो लगभग जमीन के नीचे होता है। आइसबर्ग लगभग लगभग 10% ही ऊपर होता है, बाकी का 90% तो पानी के अंदर होता है। तो अब आइसबर्ग का वेट मान लेते हैं W। आइसबर्ग का वेट कितना है, W।
अब आइसबर्ग पे बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, तो हमेशा ध्यान रखना आइसबर्ग पे बॉइंट फोर्स उतना लगेगा जितना उस पानी का वेट होगा जो आइसबर्ग ने डिस्प्लेस किया है। अब क्योंकि आइसबर्ग का मैक्सिमम पोर्शन तो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर अगर मैक्सिमम पोर्शन है तो उसने बहुत सारे पानी की जगह ले रखी है, बहुत सारा पानी डिस्प्लेस किया है। तो अगर आइसबर्ग ने बहुत सारा पानी डिस्प्लेस किया है तो उस बहुत सारे पानी का वेट भी तो बहुत सारा होगा, और अगर उस पानी का वेट बहुत सारा होगा तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही तो बोलता है कि अगर उस पानी का वेट जितना होगा उतना ही तो बॉइंट फोर्स होगा, उतना ही अपथ्रस्ट होगा। तो पानी का वेट ज्यादा होने की वजह से बॉइंट फोर्स भी ज्यादा होता है आइसबर्ग के वेट से। तो इस वजह से आइसबर्ग जो होता है वो फ्लोट करता रहता है हवा में, सॉरी हवा में बोल रहा हूँ, पानी में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आइसबर्ग के फ्लोट होने का। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं करना है खुद को, नॉर्मल तरीके से समझते रहना है। चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। देखो डेंसिटी तो हर एक किसी को क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, सबको पता होता है डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें एक चीज जाननी है कि वाटर की, देखो लिक्विड में हम वाटर की डेंसिटी के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। लेकिन अगर हम इसी को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाटर की हमारी डेंसिटी हो जाती है। तो डेंसिटी तो बहुत ईजी है, अलग अलग सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग होती है, बट ध्यान रखना है वाटर की डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम, वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर की डेंसिटी किस पे मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। चलो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, देखो रिलेटिव डेंसिटी नाम से क्लियर है, अगर हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी किसी के रिलेटिव में निकाल रहे हैं, किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस की डेंसिटी कैसे निकलती है, ऊपर फॉर्मूला पढ़ लिया है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन, अब किसी की डेंसिटी से कंपेयर करें तो किसकी डेंसिटी से कंपेयर करें, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर से, और कहाँ पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ग्राम में लेंगे तो 1, kg मीटर पर क्यूब में लेंगे तो 1000। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। तो देखो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो ये तो एक रेशियो है, और रेशियो की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है, इस वजह से ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक यूनिटलेस है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस की अगर डेंसिटी निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि होती है 1000। तो ये होता है डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला अगर रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए मैंने। सो आई थिंक बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। पूरी कोशिश की है कि जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, और इनफैक्ट हमने सारे ही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर किए हैं, आइसबर्ग, आर्किमिडीज, ठीक है, फ्लोटेशन, बॉयंसी, बॉइंट फोर्स, प्रेशर क्या होता है, अपथ्रस्ट क्या होता है। ठीक है, प्रेशर की एप्लीकेशंस हमने मैक्सिमम एप्लीकेशंस देखी है, थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब हमने कोशिश किया आज की इस वीडियो में कवर करने की। अगर आपके पास कोई फीडबैक है इस लेक्चर से रिलेटेड तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स को और इम्प्रूव करें। और अगर आपके क्लास में अगर कोई किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कोई पर्टिकुलर टॉपिक में किसी में डाउट आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके उस डाउट को जल्द से जल्द दूर किया जाए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।